नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ये जो 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले सब पार्टीज अपना एक मैनिफेस्टो निकालती है, एक लिस्ट ऑफ प्रॉमिसेस निकालती है कि हम जो भी आम लोग हैं उनसे ये वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसलिए आप हमें वोट दें। तो 2019 में हमसे क्या वादे किए गए थे एंड कितने वो वादे पूरे कर पाई है सरकार, आज के वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले एक पॉइंट कवर कर रहे हैं जो है इंडिया एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखते हैं कि इस हेडिंग के अंदर की दुनिया की, विश्व की इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाएगा, उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स बोले थे कि हम लेंगे एंड कितने स्टेप्स वो ले पाए हैं, कितने काम वो कर पाए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बनाया जाएगा। हाँ, ये प्रॉमिस कहीं ना कहीं डिलीवर हो गया है। यहाँ पर अगर आप लाइंस पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि इंडिया फ्रेजाइल 5 में था, हम उसे 6th पोजीशन पे ले आए हैं और इससे भी आगे लेकर जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि फ्रेजाइल 5 क्या होता है। फ्रेजाइल 5 ऐसी 5 कंट्रीज का नाम होता है जो मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में प्रिंट किया जाता है। मॉर्गन स्टैनली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये अपनी रिपोर्ट निकालता है जिसमें ये ऐसी 5 कंट्रीज के नाम बताता है फ्रेजाइल 5 करके, कि कमजोर कंट्रीज है, इनमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, लेकिन अभी कर्जे की वजह से, महंगाई की वजह से ये कंट्री एक वीकर पोजिशन पे है। तो इंडिया को वहां से निकाल के 6th पोजीशन पे लाया गया उस टाइम में 2019 में, एंड आज उसे हम लोग 5th पोजीशन पर ले आए हैं। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है प्रॉमिस डिलीवर हुआ। बट लेट्स चेक कि फ्रेजाइल 5 में हम लोग थे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, कर्जा बहुत ज़्यादा था। अगर यही स्टेटिस्टिक्स आप आज के भी उठा के देखेंगे, 2019 में चीज़ें थोड़ी इंप्रूव होती दिखी थी, लेकिन आज के टाइम पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट भी अगेन बहुत ज़्यादा है। सो इम्प्रूवमेंट कहाँ आया, कैसे हम टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचे? सबसे पहला रीजन है ग्रोथ हुआ इकोनॉमी के अंदर। सेकेंड रीजन है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए। थर्ड रीजन है डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट एंटरप्राइज बना देती है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट का डाटा इंप्रूव्ड दिखेगा। इंडिया ने कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए जिसकी वजह से व्यापार में हमने देखा कि कुछ बेटरमेंट आया, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह बेटर होते दिखे। ग्रोथ हुआ। नाउ ग्रोथ इज अ गुड थिंग, बट इंडिया की इकोनॉमी में दिक्कत ये आई कि ग्रोथ हुआ लेकिन एक सेक्टर ग्रो किया, यानी कि पूरी सोसाइटी एक साथ ग्रो नहीं कर पाई, जॉबलेस ग्रोथ हुआ। कुछ अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो गए एंड बाकी सेक्टर ऑफ सोसाइटी के पास उतना ग्रोथ नहीं आ पाया। तो इकोनॉमी का डाटा इम्प्रूव्ड दिखा, नॉमिनल GDP इम्प्रूव्ड दिखी, लेकिन अगर हम पर कैपिटा यानी कि हर एक इंडिविजुअल में अगर सारा पैसा बराबर बांट दिया जाए, उसे चेक करते हैं तो वहाँ इंडिया ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो हाँ, ऊपरी वादा ज़रूर पूरा हो गया, लेकिन इंक्लूसिव सबका मिलाकर ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हो पाया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है टैक्स पॉलिसीज एंड GST का। इसे साथ में समझते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम कंप्लायंस बढ़ाना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं कि लोगों पर इक्वली भार पड़े सारे टैक्स का, सब लोग सारी वैल्यू चेन में टैक्स का भार डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जिसकी वजह से हम GST जैसे टैक्स लेकर आ रहे हैं। तो कंप्लायंस क्या इंक्रीज किया, यानी कि लोग क्या टैक्स के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं? डेफिनेटली टैक्स पेयर्स का बेस इंक्रीज किया है, लेकिन एक्चुअली टैक्स पेयर्स में जो इन्होंने स्लैब्स क्रिएट किए कि इस पर्टिकुलर लिमिट तक आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उस स्लैब्स में ही बहुत लोग आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में उतना सिग्निफिकेंट राइज देखने को नहीं मिला है। अगेन अगर हम इसे डिवाइड करें फर्दर मोर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, तो डायरेक्ट टैक्स वाला रेवेन्यू तो गवर्नमेंट के लिए फिर भी इंक्रीज किया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वाला रेवेन्यू यानी कि जो GST वाला रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के लिए डिक्लाइन कर गया। GST ला के गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनको घाटे का ही सौदा पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि GST ला के हम 17% का रेवेन्यू बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ 11.4 का ही रेवेन्यू बना पा रही है। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल का सौदा, आम लोगों के लिए भी मुश्किल का सौदा, क्योंकि ये जो स्लैब्स क्रिएट की गई 0%, 5%, 12%, 28%,
इसमें भी बड़ी दिक्कत थी। इसमें बहुत सी चीज़ों को 28% पे रख दिया गया एंड बहुत चीज़ों को 0% पर ही दे दिया गया। एक बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाया, जिसकी वजह से आम लोगों ने भी सफ़र किया एंड गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी उतना इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। तो क्या जीएसटी एक अच्छी स्कीम नहीं थी? डेफिनेटली जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्स एक बहुत बेटर स्कीम था, पर गवर्नमेंट ने इसे ढंग से प्लान करके इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये अंडर कुक्ड था, तभी लोगों को परोस दिया गया, जिसकी वजह से दिक्कत हमने महसूस की। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करेंगे, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी स्कीम्स थी, जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो क्या ये सक्सेस रहा? इसका सिंपल जवाब रहेगा कि नहीं, ये उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाकर, इस वादे को लाकर एक्सपेक्ट किया था कि 12 से 14% का ग्रोथ आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन ग्रोथ रेट अगर हम आज का चेक करते हैं, इट गोज अराउंड 4.7%, 5%, 6%। सो अगेन ये क्या हो गया? एक फेलियर हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि गवर्नमेंट के टारगेट बहुत एम्बिशियस थे, बहुत उन्होंने बड़ा सोच लिया। इंडिया में इतना इंफ्रा नहीं था, इतना स्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ही नहीं कि आप एकदम से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आ पाओ। तो गवर्नमेंट के टारगेट इनरियलिस्टिक थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, कि उन्होंने थोड़ी सोचा था कि इंफ्रा नहीं है। वी नो कि देश की कंडीशंस क्या है, तो हमारे जो प्रोमिसेस हैं वो भी उन कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही होने चाहिए। नाउ सेकंड प्रॉब्लम वाज कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के बाहर वाली कंट्रीज आके पैसा लगाएंगे इंडिया पे, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। उस वजह से एफडीआई बढ़ा है इंडिया में, नो डाउट, लेकिन जिस लेवल पे एक्सपेक्टेड था उस लेवल पे इंक्रीमेंट नहीं आया, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया भी सक्सेसफुल उतना नहीं रह पाया। इट्स अ गुड स्कीम, बट फिर से क्या है, ये अंडर कुक्ड है, ढंग से पकी नहीं हुई है, तभी परोस दी गई है, जिसकी वजह से दिक्कत महसूस हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। इसके अंडर गवर्नमेंट ने फोकस किया कि देश में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, कैसे लोगों में स्किल डाला जाए, ताकि इंडिया को अगेन आप कहाँ लेकर आ सको, मैन्युफैक्चरिंग में लेकर आ सको, टर्शरी सेक्टर में लेकर आ सको, इंडिया में स्किल और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सको। तो इसमें गवर्नमेंट 150 टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स का टारगेट सेट करती है। इंडिया में ऑलरेडी 18 सेंटर्स थे, गवर्नमेंट अपने टेन्योर में 15 सेंटर्स बढ़ा पाई है एंड 2023 में 20 और सेंटर्स यहाँ पर बढ़ाने की बात हुई है। कुल मिला के अगर कंपेयर करें तो जो टारगेट कहा गया था उससे ये काफ़ी कम है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे MSMEs के अंदर, जिनका टारगेट था कि हर साल हम 6 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे, उसमें हाईएस्ट जो एक साल का प्रोडक्ट ट्रेंड प्रोडक्ट रहा है वो 2.37 लाख ही रहा, यानी कि 6 लाख का आधा भी हम यहाँ पर अचीव नहीं कर पाए हैं। तो MSMEs एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहा। स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 50,000 स्टार्टअप्स खोलने की बात की गई, जिसमें 50% फीमेल्स के लिए होंगे एंड 25% मेल्स के लिए होंगे। इस टारगेट को गवर्नमेंट ने ओवर अचीव कर लिया एंड 50,000 ने 1 लाख से भी ज़्यादा सेंटर्स खोल दिए हैं एंड फीमेल्स के लिए 50,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया है। तो ये स्कीम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा किया एंड ओवर पूरा किया। मूविंग ऑन, ट्रांसपेरेंसी पे बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया था कि जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, जैसे कि आपने कॉमन नाम सुने हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको देश में वापस लाया जाएगा एंड जो भी हमारा लॉ है उसके हिसाब से इनको पनिश किया जाएगा, इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर हम डाटा उठा के देखें 2019 से कितने लोग बाहर जा चुके हैं, उनमें से किसी को भी वापस क्या लाया गया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर से आ जाता है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फेलियर हिट कर रही है, अपने वादे से मुकर रही है। सो दिस वाज ऑल द प्रोमिसेस जो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए किए गए थे। व्हाट डू यू थिंक कि क्या इंडिया अपने इन फुलफिल्ड प्रोमिसेस के साथ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में अब भी है या नहीं है? एंड अगर है भी
तो क्या अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी जाते हैं तो ग्रोथ सारे देश का हो रहा है, फायदा सबको मिल रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर ही वो चीज़, वो बेनिफिट्स लिमिटेड रहेंगे? क्या है आपके विचार? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्द ही, एक्सप्लोर करेंगे मैनिफेस्टो के और सेक्शंस को साथ मिलकर।